Okay, so I hope that I'm audible and the PPT is clearly visible to all. ओके, तो कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था और हमें पेज नंबर 75 से स्टार्ट करना था। आई होप आपने वैसे तो रिवाइज करने का इतना ज़्यादा टाइम मिला नहीं है, तो अगर नहीं रिवाइज किया तो सुनते आई विल रिवाइज, आई विल मेक यू रिवाइज इट ऑल, नो प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो हमने कल बात की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट्स थे, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना आपको, दैट इज ओके, हाँ जी, ये आपके आते हैं ये वाले पॉइंट्स। वेट, एक की मेक और बाय डिसीजन है, रिपेयर और रिप्लेसमेंट डिसीजन है, आपका लीज और परचेज का डिसीजन है। तो ये अलग अलग के जो डिसीजन होते हैं हमारे मैनेजर उसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया, जैसे कि बाय और मेक और बाय डिसीजन, रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल डिसीजन, शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजन, सेल ऑफ एसेट्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ये सब मतलब आप ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये सब चीजें आपको याद रखनी रहेंगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हमारा आगे का। ओके, तो हमने ये सारी चीज़ें तो आपको बताई दी थी कि मेक और बाय डिसीजन में क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट है। आई विल नॉट टीच यू, बट थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि शटडाउन में क्या रहता है कि अगर आपकी फॉल इन डिमांड हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं आपकी, और देखिए फॉल इन डिमांड हो रही है और आपको पता है कि इट इज, अगर आप कंट्रोलेबल फैक्टर है तो आप कंट्रोल करके उसमें एडिशन करके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कंट्रोलेबल नहीं है तो फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कोविड-19 का, या फिर कोई एक्सट्रीम कोर्स सिचुएशन जो हो जाती है, वहां पर आपने शुरू किया और फिर आपने बंद कर दिया, तो वो शट डाउन डिसीजन होता है। और शट डाउन आप पीरियड के कितने पीरियड के लिए कर रहे हैं वो होता है कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, फिर हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस मिसमैनेजमेंट, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एट द लास्ट आप भी याद रख सकते हैं। और साइंटिफिक रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बोला था, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी इधर तो दिख नहीं रहा, जैसे दिखेगा मैं आपको उसको भी बता दूंगी, अदरवाइज इट इज ऑल ओके। अभी बात करते हैं कि ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट हमें क्या दिमाग में रखने होंगे कि अगर हम लोग एम्प्लॉयज का जो रेम्यूनरेशन के बारे में बात करें, तो अगर हम एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करें, तो अगर एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर के लिए तो वो एक्सपेंडिचर हो गया, तो हम क्या करेंगे कि अगर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बिजनेस इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर, द रेम्यूनरेशन पेबल टू द एम्प्लॉय in whatever form should be fully deductible, otherwise the employer will have to pay on such remuneration also। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ कि अगर आपने कोई, किसी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को कोई रेमुनरेशन पे करी है तो वो डिडक्टेबल होगी, क्योंकि वो तो एक्सपेंडिचर है। अदरवाइज क्या होगा कि जो टैक्स होगा वो उस एम्प्लॉय उस पे भी, मतलब एम्प्लॉयर को उस इनकम पे भी टैक्स पे करना पड़ जाएगा। एम्प्लॉयर क्या कह सकते हैं कि एम्प्लॉय कैन यूज एनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एज रेंट फ्री अकोमोडेशन टू द एम्प्लॉय, इन सच केस he will be able to deny income from house property एज वेल एज, ओ वाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब ये जो इनकम फ्रॉम आपका हाउस प्रॉपर्टी, जो हाउस प्रॉपर्टी का है, वो अगर आपने रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया आपने किसी भी को, तो आप फिर आपका वो नहीं लगेगा। मान लीजिए कि आपके पास ऑलरेडी 3 घर है, तो फिर 3 घरों में से आपने एक घर में अपने एम्प्लॉय को अपने रखना शुरू कर दिया, तो ऐसे केस में फिर आप पे कोई टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं होती। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद बोनस एंड कमीशन शुड बी पेड टू एम्प्लॉय ओनली विच दीज आर नॉट अदरवाइज पेबल एज प्रॉफिट और डिविडेंड। ठीक है, तो बोनस और कमीशन पे की जानी चाहिए एम्प्लॉय को, जिसमें कि आपके जो अदरवाइज दैट इज नॉट अदरवाइज पेबल और प्रॉफिट और डिविडेंड, तो वो मतलब जो प्रॉफिट और डिविडेंड फॉर्म में ना हो, जैसे कि आपने बोनस दिया और कमीशन दिया, तो इट शुड बी नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और डिविडेंड टू द एम्प्लॉय। ओके, नाउ पेबल ऑफ डेथ इंश्योरेंस शुड बी मेड फ्रॉम द चेक ओनली, चेक से ही आप डेथ इंश्योरेंस का आप दो। फिर सम डिडक्शन, जैसे कि एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम होती है, प्रोविडेंट फंड होता है, ओके, तो ये सारी चीजें शुड बी डिपॉजिटेड विद इन टाइम में अगर आप करोगे डिपॉजिट, देन ओनली आपको मिलेगा। और फिर नॉन मॉनिटरी परक्विजिट टैक्स पेबल ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट नॉट अलाउड इन द डिडक्शन, तो जो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट आप देते हो और तो उसमें कुछ भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा।
ओके, तो यानी कि एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नॉन मॉनेटरी परक्विजिट नहीं देंगे। ओके, सो दिस ऑल नीड टू रिमेंबर। आप समराइज करते हैं। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? पहला पॉइंट पढ़ा था कि भाई आपने कोई भी सैलरी दी हुई है तो सैलरी के केस में क्या होगा कि हाँ आपको डिडक्शन पूरी पूरी मिल जाएगी। परक्विजिट अगर देंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। रेजिडेंशियल हाउस है आपके पास, आपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन के फॉर्म में दे दिया, तो फिर ऐसे केस में आपको कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप कोई एम्प्लॉय है और उसको कोई बोनस और कमीशन देने जा रहे हो तो अगर आप तो फिर आप उसको कैसे मतलब दीज आर नॉट अदरवाइज पेबल एज, इनको मतलब आप प्रॉफिट और डिविडेंड के फॉर्म में मत दीजिए, आप उनको बोनस और कमीशन के फॉर्म में चीजें देंगे तो फिर आपका वो डिडक्टेबल होगा। फिर क्योंकि ये सब एक्सपेंडिचर में जाता है। फिर पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस जो आप दोगे वो चेक ऑन सिर्फ दो, जो ईएसआई या प्रोविडेंट फंड में देते हो तो वो सब आप अपना टाइम के लिमिट पे दो। तो ये हमने देखा, तो ये सारे पॉइंट्स हमने याद किया। अब एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि अच्छा जो सैलरी उनको रिसीव हो शुड अट्रैक्ट मिनिमम टैक्स लायबिलिटी, है ना। तो क्या होगा कि जो मेडिकल अलाउंस होगा शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय मेडिकल फैसिलिटी एज फॉर्मर इज फुल्ली टैक्सेबल। ओके, तो जो मेडिकल अलाउंस है उसके बजाय आप ना मेडिकल फैसिलिटी एक्सेप्ट कर लो। ओके, मेडिकल अलाउंस की जगह मेडिकल फैसिलिटी एक्सेप्ट कर लो। जो लंच अलाउंस है शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय फूड एंड बेवरेज, यानी कि आप लंच अलाउंस 50 रुपए लेने के बजाय आप ना कहो कि भैया फूड एंड बेवरेज हमें खिला दो आप। ओके, सो क्योंकि ये फुल्ली, फिर अदरवाइज जो लंच अलाउंस है वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, वेयरएज कन्वेंस फैसिलिटी जो होती है फ्रॉम ऑफिस होम इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो जो हमें क्या क्या करना है, हमें इन सब पे ध्यान देना है कि भाई मेडिकल फैसिलिटी लो, मेडिकल अलाउंस मत लो, फूड एंड बेवरेज लो, फूड अलाउंस मत लो, कन्वेंस फैसिलिटी लो, ट्रांसपोर्ट ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मत लो, ये सारी जितनी भी अलाउंस है ये मत लो। ओके, अब फिर इसके बाद कन्वेंस अलाउंस इज टैक्सेबल सब्जेक्ट टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर दो ऑफ द कन्वेंस फैसिलिटी। तो ये आप देख सकते हो कि हाँ अगर कन्वेंस अलाउंस आपको मिल रही है तो फिर आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा। ओके, रीइंबर्समेंट जो हो रहा है आपके चाइल्ड के एजुकेशन के लिए वो फुली टैक्सेबल है और ये एग्जेम्प्ट है 100 रुपीज पर मंथ, ये अप टू 2 चाइल्ड। फिर सर्वेंट अलाउंस जो होती है शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय सर्वेंट फैसिलिटी। तो सिंपल सी चीज है कि ज्यादातर चीजों में आप फैसिलिटी लो, अलाउंस मत लो। ओके, अलाउंस मत लो। और फिर इसके बाद जो टेलीफोन अलाउंस है शुड बी सब्सिट्यूटेड बाय टेलीफोन फैसिलिटी, ये सेम है, टेलीफोन अलाउंस टेलीफोन फैसिलिटी। एचआरए वर्सेस रेंट फ्री अकोमोडेशन, हाउस रेंट अलाउंस मत लो, रेंट फ्री अकोमोडेशन लो। अब इसको फिर से समराइज करते हैं। पहला पॉइंट कि हमें ना सैलरी जो है वो हमें मिनिमम टैक्स लायबिलिटी के फॉर्म में लेनी चाहिए। मेडिकल अलाउंस को मेडिकल फैसिलिटी से रिप्लेस करिए, लंच अलाउंस को फूड एंड बेवरेज से रिप्लेस करिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को कन्वेंस फैसिलिटी से रिप्लेस करिए। फिर उसके बाद जो कन्वेंस अलाउंस है उसमें सब में एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ेगा। फिर अगर आपके बच्चों के लिए कुछ अलाउंस मिल रहा है चाइल्ड एजुकेशन के लिए तो उसमें 100 पर मंथ मिले और 2 बच्चों के लिए मिले तो ही आपका वो डिडक्शन होगा। फिर सर्वेंट अलाउंस को सर्वेंट फैसिलिटी से रिप्लेस कर दीजिए, टेलीफोन अलाउंस को टेलीफोन फैसिलिटी से रिप्लेस कर दीजिए, हाउस रेंट अलाउंस को रेंट फ्री अकोमोडेशन से रिप्लेस कर दीजिए। ओके, ये आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एक्चुअली ईएसओपी पे इसे अबॉलिश किया गया था इन द ईयर ऑफ 2006 के बजट में जो आया था। तो इसीलिए ये फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के बारे में बताया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत अच्छी मतलब सिग्निफिकेंट वैल्यू होल्ड करती हैं और जो फ्रिंज बेनिफिट के फॉर्म में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे देता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि ऐसे केस में उन सारी चीजों पर फ्रिंज बेनिफिट टैक्सेस लगाएंगे। आप वैसे तो इसे देख सकते हैं पर्टिकुलर उसमें मतलब आप सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। एक्चुअली अभी के टाइम पे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स इज नॉट दैट एक्टिव एज पर जो मेरी रिसर्च रिजल्ट है उसे जो हमने सर्च किया है। ओके, तो अब ये एडवांस टैक्स के बारे में बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयर जो एसएससी है, द एम्प्लॉयर एसएससी शुड पे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स इन एडवांस। तो जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है वो एडवांस में देना चाहिए रिस्पेक्ट ऑफ द करेंट फ्रिंज बेनिफिट ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग विद द सेक्शन WJ 150 WJ। तो ये आप देख सकते हो और दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। फिर अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स कितना होगा? जो अमाउंट होगा एडवांस टैक्स का जो फाइनेंशियल ईयर में आप दोगे
शैल बी 30% ऑफ द फ्रिंज बेनिफिट। तो ये आपको याद रखना है कि फ्रिंज बेनिफिट का 30% आपको देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 115 WC, पेमेंट पेड एंड पेबल इन द ईच क्वार्टर। ओके, अब बात करते हैं आगे की, मैनेजरियल डिसीजन अंडर इनकम टैक्स। तो मैनेजरियल डिसीजन कौन कौन से होते हैं? देखिए, जो डिसीजन का प्रोसेस होता है इसमें कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई करोगे आप प्रॉब्लम, फिर जनरेट करोगे और इवेलुएट करोगे ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, फिर सेलेक्ट कर लोगे बेस्ट अल्टरनेटिव। यही हमारा प्लानिंग प्रोसीजर हमेशा से ही रहा है। तो अगर इनकम टैक्स की बात करें तो हमारा क्या है कि हम डिसीजन इस तरीके से लें कि जो हमारा टैक्स लायबिलिटी है वो कम से कम हो जाए, तो और हम मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए उसको, और हम इससे क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कौन से डिसीजन लेंगे? हम करेंगे ओन और लीज डिसीजन। हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर हमारी रेजिडुअल इनकम ज्यादा है तो हम उसे लीज कर सकते हैं, अगर रेजिडुअल इनकम कम है तो हम उसे ओन कर सकते हैं, अगर उसमें डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो हम उसे लीज कर सकते हैं, अगर उसमें डेप्रिसिएशन कम है तो हम उसे ओन कर सकते हैं, है ना। अगर हमारे उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट का टैक्स वो मिल रहा है, डिडक्शन मिल रहा है, तो हम इसे लीज कर सकते हैं। अगर उसमें इंटरेस्ट के लिए कोई खास वो नहीं है तो हम इसे ओन कर सकते हैं। अगर अप्रिशिएबल एसेट है तो हम इसे ओन कर सकते हैं। सेल क्या है? सेल ऑफ एन एसेट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में क्या केस बन रहा है। फिर मेक और बाय डिसीजन हमने देखा। रिप्लेसमेंट रिन्यूअल के बारे में देखा कि हमें रिप्लेसमेंट कैसे करना चाहिए, रिप्लेसमेंट में पार्ट में करना चाहिए, रिन्यूअल और रिनोवेशन के बारे में। तो हमने क्या, और ये सारी चीजें ऑलमोस्ट एक ही जैसी हो जाती हैं। शट डाउन, ये शीट डाउन लिखा हुआ है, शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजन हमने देख लिया कि अगर टेक्नोलॉजी तो ऑब्सलीट नहीं हो रही है, उसकी डिमांड तो ऐसी बिल्कुल गिर नहीं गई है, और हम क्या उसे कंट्रोलेबल है मार्केट में उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, ये सारी चीजों पे हम ध्यान देते हैं। ओके, और ये सारी चीजें हैं। और रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं उसमें, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो फ्रेश एडवांटेज रिसीव, मतलब जो फ्रेश एडवांटेज जो है वो उससे अराइव होगा कि हम इसमें एक्सपेंडिचर करें। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास ही एक लैपटॉप है, तो अगर उस पर मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूँ तो क्या मुझे उसका इंश्योर हूँ कि मेरा काम करेगा? जैसे कि अभी मैं लिख रही हूँ तो क्या मुझे आपको दिखाई देगा, या फिर मैं क्या उसमें काम कर पाऊंगी सही से? तो ये इसमें ऐसा होता है। मैंने खुद में ऐसा मतलब बहुत सोचा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ, क्या करूँ, बहुत टाइम लगता है टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड कोई भी चीजें डिसाइड करने में, और वो जो डिसीजन होता है वो बहुत बड़ा इम्प्रिंट छोड़ के चला जाता है। तो एंटायर मशीनरी करवानी है ऐसा, मतलब मुझे ऐसा सजेस्ट कर रहे थे कि आप ना पूरा एक डेस्कटॉप बनवा लो, और वो बहुत महंगा बता रहे थे, तो मेरा मतलब दिमाग बिल्कुल घूम गया। तो वो डेस्कटॉप बनवाऊं मैं कि मैं एक छोटा सा पार्ट कर लूं, क्योंकि मेरे पास अभी इतने ज्यादा फंड्स अवेलेबिलिटी की कैसी है, आपकी उससे रेवेन्यू कितने जनरेट हो रहे हैं, आपको उससे काम कितना लेना है, आपकी उसकी यूटिलिटी कितनी है, आपको उसको कितना डिडक्शन मिलेगा टैक्स के फॉर्म में, उसमें एग्जाम्पशन कुछ मिलेगा, ये सारी चीजें होंगी। और ये जो भी डेप्रिसिएशन और ये सब है, ये आपका अंडर सेक्शन 32 होगा, क्योंकि अगर आपने पर्टिकुलर उसमें इन्वेस्ट किया तो सेक्शन 32 में आपको डिडक्शन ऑफकोर्स मिल जाएगी, है ना। और ये देखिए छोटी छोटी चीजें आप मेरे हिसाब से कर सकते हो। आई होप ये कर लोगे आप। केस वेयर डेप्रिसिएशन इज अलाउड प्रोपोर्शनेटली, तो वो सोल प्रोप्राइटरी हो, बिजनेस हो, अदरवाइज लिमिटेड हो, और पार्टनरशिप फॉर्म हो, कंपनी हो। ओके, ये हो गया कंप्लीट। ओके, रिपेयर प्लेसमेंट और रेवेन्यू के रिनोवेशन के बारे में बता दिया। रिपेयर में क्या है कि आप कोई न्यू एडवांटेजेस ऐड करने जा रहे हो, मतलब रिपेयर में क्या है कि आप जो रिपेयर का होता है कि जो प्रेजर्व कर रहे हो और उसकी जो प्रेजेंट पोजीशन है, ओके, प्रेजर्व कर रहे हो उसकी प्रेजेंट पोजीशन को, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो रिनोवेशन है उसमें ना न्यू एडवांटेज ऐड कर रहे हैं आप, ओके, कि आप उसमें कुछ नया मैन्युफैक्चर कर पाए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा पाए, तो कुछ नया एडवांटेज आप ऐड कर रहे हैं। रिपेयर मीन्स कि आप प्रिजर्व कर रहे हैं, इसमें ऊपर मैंने लिखा था, दिखा दिया आपको। हाँ, प्रिजर्व एंड मेंटेन, तो यानी रिपेयर का क्या है कि वो प्रिजर्व और मेंटेन कर रहे हैं, इसके बारे में बात करें, ठीक है। तो करंट रिपेयर्स नीदर रिफर टू द पेटी रिपेयर्स नॉर रिपेयर्स कैरिड आउट, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में होता है कि भाई एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में उसको बना दे दिया जाता है। ओके, ये आप पॉइंट्स याद रखेंगे। अभी आगे बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, इसके बारे में जल्दी जल्दी खत्म करके ना हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अलग से पूरा क्लास एक कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें एक मॉडल आंसर बात कर लेंगे। ओके, स्पेशल टैक्स प्रोविजन, कल इसके बारे में बात हो रही थी कि स्पेशल टैक्स प्रोविजन कौन कौन से हैं। 10A में क्या है, फ्री ट्रेड जोन। फ्री ट्रेड जोन में होता क्या है कि आपने सबसे पहले तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आपको शुरू करना है,
ठीक है। वो आपने कोई स्प्लिटिंग या रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू नहीं फॉर्म की हो, आपने कुछ ओल्ड मशीनरी उसमें नहीं लगाई हो, आपके जो प्रॉफिट मिल रहे हो वो एक्सपोर्ट से मिल रहे हो, कोई कंप्यूटर या फिर कुछ भी आप मैन्युफैक्चरिंग कुछ चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कुछ रिपैट्रिएशन हो, मतलब सेल्स प्रोसीडिंग का इनटू इंडिया विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, एक्सटेंडेड टाइम गिवन बाय आरबीआई, और ऑडिट शुड बी देयर ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड। तो ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी। फ्री ट्रेड जोन में कर रहे हैं तो भाई ओल्ड मशीनरी से नहीं होनी चाहिए, आपका न्यू एंटिटी होनी चाहिए, स्प्लिटिंग या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको 6 महीने के अंदर रिपेट्रिएशन का मतलब होता है कि आपने सेल प्रोसीड करी, और सेल प्रोसीड करने के बाद जो पैसा है आपका, वो पैसा इंडिया में ही आया और इंडिया में ही लगे भी, ठीक है। इंडिया में ही आया और इंडिया में ही लगे भी, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये रिपेट्रिएशन वाला आप चीजें ऐसे याद रखेंगे। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। फाइन, तो अभी आगे देख लेते हैं। नाउ क्या बात कर रहे थे कि हाँ भाई, अब इसके बाद हो जाता है कि इसमें होगा क्या कि अगर अमाउंट कितना आपको डिडक्शन में मिलेगा, तो ये आपका ओके, तो ये आपका अमाउंट ऑफ डिडक्शन ये है कि भाई आपने प्रॉफिट कितना लिया बिजनेस से इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। ओके, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए ही मिलता है एक्चुअल में, कि अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं करना है तो फिर आपको फ्री ट्रेड जोन में नहीं मिलेगा। फ्री ट्रेड जोन का मतलब होता है फॉरेन ट्रेड जोन, यानी कि आपको फॉरेन की कंट्रीज में ही आपको एक्सपोर्ट करना है, यानी कि प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड, टर्नओवर में क्या क्या नहीं होता है, फ्रेट नहीं होता है, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस नहीं होते, और इंश्योरेंस एट्रीब्यूटेबल टू द डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल आउटसाइड इंडिया नहीं होता, ठीक है। पीरियड क्या होगा डिडक्शन का, पीरियड होगा 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स। ओके, रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन द अंडरटेकिंग बिगिन मैन्युफैक्चर, जब भी मैन्युफैक्चरिंग करती होंगे। ओके, नो डिडक्शन इज अलाउड विद इफेक्ट फ्रॉम दी 2000 2013 or 12-14 2012-13 if SSC begins manufacturing during relevant previous year to 2003 और subsequently। ओके, देखिए होता क्या है, सिंपल सी चीज है। पहली चीज, कोई रिडक्शन अलाउड नहीं होगा अगर आपने 2012-13 से के असेसमेंट ईयर से आपने ये सारा काम करना शुरू किया है। आप देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई एसएससी है जिसने मैन्युफैक्चरिंग जो शुरू करी है वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2003 या 4 का है, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा कि 100% ऑफ जो प्रॉफिट जो है 5 साल के लिए होगा फॉर द फर्स्ट 5 years, और 50% ऑफ प्रॉफिट होगा फॉर दी 6th and 7th ईयर। ओके, और 8th 9th 10th के लिए ईयर के लिए 50% ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइडेड इन इक्विवेलेंट अमाउंट इज द डेबिटेड रियल अकाउंट। ओके, तो ये 2003-4 के लिए 2012-13 के बाद से ये फॉरेन ट्रेड रूट का जो फॉरेन ट्रेड फ्री ट्रेड एरिया का जो केस है वो बंद हो गया है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। ओके, तो ये एक बार मैं इसको फिर से एक बार चेक कर ले रही हूँ, क्योंकि आई होप कि ऐसा नहीं होगा एग्जामिनेशन में। ओके, तो इसके लिए मैं देख लेती हूँ। ओके, तो ये इसमें तो उतना अच्छा नहीं आ रहा है, पर हाँ आप ऐसे याद रख सकते हो। वैसे अगर आप 2012-13 के भी आओगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, पर जस्ट फॉर योर नॉलेज आप एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अब कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट आपने खोल ली है तो एल ए ला, पैसे ला, ऐसे तरह से याद कर सकते हो, मतलब दिमाग से में ध्यान रखो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ओके, तो या फिर ऐसे याद रख सकते कि ऐसे ऑफशोर में बैठ करके बैंक खोला तो फिर वो गाना गा रहे हैं ला 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 करके। ओके, इस तरीके से ATLA। ओके, ATLA डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ दी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। इसमें क्या होगा कि भाई एक तो शेड्यूल बैंक आप खोलो, है ना, ब्रांच जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होनी चाहिए, और फिर इसके बाद जो ग्रॉस इनकम ऑफ एसएससी में क्या होगा कि भाई एक तो पहली चीज तो लोकेटेड इन SEZ है, और जो इनकम इज रिसीव इज कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। ओके, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज होनी चाहिए, उसकी जो इनकम है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज होनी चाहिए। शेड्यूल्ड बैंक हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होने के साथ साथ उनकी जो वो है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज हो, इट हैज गॉट परमिशन ऑफ द फ्रॉम द आरबीआई, और जो ऑडिट है वो उसको मतलब ऑफकोर्स ऑडिट तो पहले भी जरूरी था, ऑडिट अभी भी जरूरी है। अमाउंट कितना होगा कि 5 साल तक 100%,
और नेक्स्ट 2 years 50%। यानी कि यहाँ पर जो टोटल टोटल ये ना 7 years का हो रहा है, आपको याद रखना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्पेशल टैक्स प्रोविजन की, क्या बातें हो रही हैं। तो स्पेशल टैक्स प्रोविजन में क्या है कि भाई प्रोविजन जो आपको मिलते हैं स्मूथ फंक्शनिंग के लिए होते हैं, आपको टैक्स सिस्टम का बेनिफिट दिलवाने के लिए होते हैं, आपको एनकरेज करते हैं प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करने के लिए, है ना। आपको आप कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छे से करके आप जो थोड़े कम डेवलप एरिया हो उसमें डेवलप कर पाते हो, अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ पाते हो। और एक जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा होते हैं, तो कंपटीशन को भी कट करने के लिए इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों में कुछ को डिडक्शन मिल सकता है कि मान लीजिए कोई यूनिट है जिसने अपनी पर्टिकुलर फुलफिल की हो कंडीशन जो कि सरकार ने दी है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई सर्विस इंडस्ट्री एज पर गवर्नमेंट रूल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगा ली है, ओके, तो वो अगर आपका केस है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगा ली है, आपने कोई मतलब स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन के फॉर्म में नहीं लगाई है, आपने फिर बिजनेस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, हाउएवर दिस कंडीशन विल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द अंडरटेकिंग व्हिच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रीएस्टैब्लिशमेंट। ओके, रिकंस्ट्रक्शन और स्प्लिटिंग के अलावा रीएस्टैब्लिशमेंट एक एग्जम्पशन है, इसे आप सॉरी एक एक हाँ एक एक्सेप्शन है, सॉरी एग्जम्पशन नहीं एक्सेप्शन है। तो अगर रीस्टैब्लिशमेंट है, रिवाइवल है, तो फिर उसे हम लोग सर्कमस्टांसेस में 3 साल के लिए क्या करेंगे कि हम उसे दे देंगे अंडर सेक्शन 33B, जिसे याद रखिएगा। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हमें मिल गया अभी। और इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर, कोई ट्रांसफर ऑफ न्यू बिजनेस ऑफ मशीनरी, कोई मतलब ओल्ड मशीनरी से ना हो, वो सेम चीज है, ठीक है। क्वांटम क्या होगा डिडक्शन का, 100% डिडक्शन का क्वांटम होगा प्रॉफिट गेन और डिराइव 5 इनिशियल असेसमेंट के लिए। 50% क्या होगा फॉर फर्दर 5 असेसमेंट ईयर्स। ओके, तो ये कौन से वाले सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, कि अगर कोई एक्सपोर्टर काम कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्ट बिजनेस में क्या काम होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, डेबिट जो भी अमाउंट क्या हो, उसमें कोई भी मतलब आपका नहीं हुआ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपने री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट, एक अलाउंस रिजर्व अकाउंट बनाया है, री इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है अलाउंस रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को जो है आपका मतलब सॉरी नेक्स्ट 5 ईयर, ओके आई विल रीड इट, फॉर द नेक्स्ट 5 consecutive assessment year 50% of the such profits and gains and the amount debited or to PNL and credited to special economic zone। जो अमाउंट डेबिट किया गया है PNL से डेबिट करके कहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट में अगर आपने डाल दिया है तो आपको पूरा जो मतलब 50% और जो 100% का दिया गया है वो मिलेगा। अब ये सेक्शन 10A एक आता है, वो हम देख चुके हैं। सेक्शन 10AA किस लिए होता है कि इकोनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूस आर्टिकल सब्सिक्वेंटली एक्सपोर्टिंग जब, बात तो वही हो गई ना, न्यूली स्टैब्लिश है, मतलब पूरी तरह से न्यूली स्टैब्लिश है। ओके, ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, ये एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और एक मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग है। ओके, याद रख सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा सेम है तो उसमें कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10B हमने देख लिया था, 10B का क्या केस था, इसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है और इसमें क्या कौन कौन सी है कि 100% इसमें सेटिस्फाइड है, कोई कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर या सर्विस यूनिट एक्चुअली हो सकती है। ओके, 10B इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें ना सर्विस यूनिट का भी हो सकता है, सर्विस सेक्टर। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर। फिर ऑफ कोर्स स्प्लिटिंग ऑफ बिजनेस प्रोसीड्स इन इंडिया रिपैट्रिएट हो रहा है और ऑडिट कंपल्सरी, ठीक है। क्या होगा फिर वो हमें पता है कि भाई प्रॉफिट जितना भी होगा उसमें एक्सपोर्ट का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल टर्नओवर को कर दो। ये हम देख चुके हैं। सेक्शन 10 कंसिक्यूटिव असेसमेंट जो होती है उसमें जहाँ जब से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। अब नो डिडक्शन अलाउ होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 2012, उसमें क्या था 12-13 का होगा। 10A के केस में क्या था कि 12 और 13 के बाद में होगा, और यहाँ पर अब फिलहाल हम लोगों को पढ़ने से कोई फायदा है नहीं इसको, है ना, कि क्योंकि यहाँ पर ये कोई फायदा दे नहीं रहे यहाँ पर। ओके, स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द आर्टिस्टिक हैंडमेड वुडन आर्टिकल। ओके, तो ये आपको याद रखना है। फिर इट इज एप्लीकेबल फॉर द ईयर में अंडरटेकिंग शुड मेक आर्टिकल विदाउट द यूज ऑफ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, ठीक है। ये एक चीज है, अंडरटेकिंग शुड मेक आर्टिकल जो 10BA की बात कर रहे हैं, वुड मस्ट बी यूज्ड एज प्राइम रॉ मटेरियल। और न्यू अंडरटेकिंग 10BA की बात करें, हैंडीक्राफ्ट के बारे में मेजरली बात कर रहे हैं,
ओके, तो ये 10BA का क्या है, इसमें 10BA का है हैंडीक्राफ्ट। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, वो भी वुडन हैंडीक्राफ्ट, दैट टू वुडन, दैट टू उसमें कोई भी इंपोर्टेंट मटेरियल नहीं लगा हुआ है, उसमें भी न्यू अंडरटेकिंग आपने खोली है और आपने कोई ट्रांसफर ऑफ मशीनरी नहीं किया हुआ है ओल्ड वाला। ठीक है, 90% ऑफ शोर जो सेल है वो ओवरसीज है। तो ये आपके कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं कि सरकार एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के बारे में ध्यान दे रही है और इसके पास एम्प्लॉयड 20 और मोर वर्कर्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। 20 से ज्यादा, 20 या 20 से ज्यादा, तो 20 से कम वर्कर में नहीं मिलेगा। और जो डिडक्शन है वो 10A10B इसमें नहीं मिलेगा, 10A10B का नहीं है केस इसमें। ओके, वो वही सेम है, टर्नओवर क्या है और इसमें। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड आई है। फिर इसके बाद ये, हाँ, ओन बाय, ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी कि जो वेरियस जो टैक्स प्रोविजन है रिस्पेक्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के लिए देख लिया, अपने सर्विस इंडस्ट्री के लिए देख लिया, इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए देख लिया, न्यूली एस्टैब्लिशमेंट के लिए देख लिया, इस आइडिया देख लिया। अब हम बात करें कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में ना अगर एग्जाम्पशन नहीं भी मिल रही तो डिडक्शन मिलती है। डिडक्शन क्या किससे मिलती है कि आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, आपने प्रोविजन बनाया हुआ है, तो ऐसे केस में आपको 14,190 के टाइम पे अगर आपने स्टार्ट किया हुआ है तो आपको 80IA का मिलेगा। अंडर दिस सेक्शन एलिजिबल एसोसी विल गेट टैक्स डिडक्शन ऑन प्रॉफिट अंडर बिजनेस हैड स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलेगा। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए भी मिलता है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए क्या मिलता है, ये एक डेट। वैसे इतनी सारी डेट याद रखना इज रियली टफ, थोड़ा सा मतलब एक बहुत मतलब वैसा टास्क हो जाता है। इसके लिए आई वुड से कि आप इसे मत भी रीड करेंगे तो चलेगा। हाँ, ये आया था 2008 में, मुझे पता है 2018 में आया था, पर आई डोंट थिंक कि अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम अच्छे से चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा, मतलब इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ATIB, ATIC। हाँ, इसमें क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन तो आते हैं, उसमें न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पावर जनरेशन यूनिट है आपकी। ओके, तो आप सिर्फ नाम भी याद रख लेंगे ना तो इसके अंदर का याद हो जाएगा। जैसे कि आपने टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में क्या है कि अगर आपने जो ओनरशिप है वो कंपनी के पास है तो फिर वो 100% का डिडक्शन मिलेगा। अगर किसी और के पास है ओनरशिप कंपनी की और चला आप रहे हैं तो फिर ऐसे केस में आपका 30% का डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, तो ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो फिर आप फर्स्ट स्टार्ट करने पे आप देख सकते हो कि जो 5 साल आगे 5 साल का होता है। उसके बाद पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का केस है तो फिर ऐसे केस में डिस्ट्रीब्यूशन न्यू ट्रांसमिशन आपने न्यू ट्रांसमिशन यूनिट आपने इस्टेब्लिश करी हो। और फिर जो इंडस्ट्रियल रिनोवेशन, अगर बात सॉरी सब्सटैंशियल रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हो तो फिर ऐसे केस में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स आपकी 14,144 की केस में मुझे लेकिन डेट 2017 से पहले की मुझे। ओके, इंडस्ट्रियल पार्ट का क्या है कि 2006 से पहले, और इंडस्ट्रियल पावर जनरेशन का क्या है 2017 से पहले। डिडक्शन क्या है कि 100% होगा फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए। आपको डेट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कब का गया, 95 में गया। ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस 2004 का चला गया और इंडस्ट्रियल पार्क जो SEZ है वो 2006 का चला गया। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, आई विल जस्ट समराइज इट वंस। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो आपकी 1995, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने इंटरप्राइज एस्टेब्लिश करी है वो ऑन और आफ्टर, सॉरी ये बहुत बड़ा पॉइंट मिस्टेक हो रहा था मुझसे, सॉरी फॉर दिस, कि या तो 1995 में एस्टेब्लिश की हो या फिर उसके बाद। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का क्या है कि प्रोवाइड आफ्टर 95, 95 के बाद हो लेकिन बिफोर 2004। ठीक है, 2004 के पहले, 95 के बाद। ओके, पहला क्या था कि ऑन और ये हो गया। फिर तीसरा पॉइंट था जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपने ऑपरेशन शुरू किया हो 1997 से लेकर के 2006 तक। फिर जो पावर जनरेशन का केस है उसमें आपका होगा कि आपने जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का किया है वो 99 से लेकर के 2017 के बीच में होना चाहिए। और अगर सब्सटैंशियल रिनोवेशन की बात हो रही हो तो फिर वो आपका 2004 से लेकर के 2017 तक का हो सकता है। तो अगर आपने नया मतलब न्यू ट्रांसमिशन है तो वो 99 से 2017 तक, 2004 से 2017 तक। ओके, और 100% फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल असेसमेंट। ओके, तो ये आप याद कर सकते हैं। IB का क्या केस है, IB हो रहा है कि कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ओके,
इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डू रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। तो सर्टेन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि मान लीजिए कि वो कौन से हो सकते हैं, मिनरल ऑयल से रिलेटेड हो सकते हैं, है ना। और फिर हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेड, इसमें भी डेट्स याद रखनी पड़ेंगी आपको, बहुत रट्टाफिकेशन वाला केस है, रट्टा मार वाला केस। तो रिफाइनिंग ऑफ मिनरल ऑयल वेयर एंड अंडरटेकिंग बिगिंस, तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल आप कर रहे हैं पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 1997 बट बिफोर 2017। और ये जो 1997 वाला केस है ये बिल्कुल ऊपर वाला केस है, देखिए वो 1997 की किसकी बात हो रही थी, 1997 की बात हो रही थी, कहाँ कहाँ कहाँ, ये इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो रही थी, है ना। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ये भी इंडस्ट्रियल पार्क वो भी है ऐसी जगह में, तो इंडस्ट्रियल पार्क अदर देन जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो फिर ऐसे केस में आपका यहाँ पर जा रहा है, ओके। फिर व्हेन एन अंडरटेकिंग derives प्रॉफिट फ्रॉम द इंटीग्रेटेड बिजनेस हैंडलिंग स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन फूड ग्रेन से रिलेटेड है, तो फिर वो जो है वो इट प्रोवाइडेड इट बिगिंस और ऑपरेट सच बिजनेस आफ्टर 2001 के बाद आपने शुरू किया हुआ है, 2001 से अभी तक है, तो वो आपका ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई वुड मार्क इट एज अ रिवीजन बिकॉज जस्ट बिफोर द एग्जाम थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। तो देख लीजिएगा आप, हो सकता है आ जाए, क्योंकि मेन चीज ये आए अथवा ना आए, मेन ये चीज है कि वो ये हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए, तो वो आपको दिक्कत नहीं देना चाहिए, ठीक है। फिर पीरियड फॉर विच द डिडक्शन इज अलाउड, तो इनिशियल जो 5 ईयर्स है, 5 असेसमेंट ईयर्स है, वो 100% होगा सच प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट 5 ईयर जो होगा इन केस ऑफ कंपनीज अगर हैं तो 30% ऑफ द सच प्रॉफिट, इन केस ऑफ अदर एसएससी 25% ऑफ द सच प्रॉफिट। अफोर्सेड डिडक्शन शैल बी अलाउड एंड अंडरटेकिंग डिराइव प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोसेसिंग रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग, ओके। सो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रोसेसिंग रिजर्वेशन और पैकेजिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ओके, फ्रूट्स और वेजिटेबल की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एंटरप्राइज इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का क्या केस चल रहा है, इनको भी देख लेते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम से इनको मिलेगा जो भी पर्टिकुलर डिडक्शन है वो मिल जाएगा। द एंटरप्राइज और द अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज हैज बिगन और बिगिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस और आर्टिकल और थिंग नॉट बीइंग एनी आर्टिकल, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए इसको मैं दोबारा से हो सका तो मैं इसको रिवाइज कराऊंगी, पेज नंबर 90 से पहले याद रखूंगी कि इससे पहले कुछ चीजें रिवाइज करानी है जस्ट बिफोर आई कंप्लीट दिस लेक्चर, क्योंकि इसमें काफी सारी डेट्स हैं, और डेट्स यू विल हैव टू रिमेंबर, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो उसमें आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ओके। आपने कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, थीम पार्क है, उसके केस में नोटिफाइड बाय बोर्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और स्टेट ऑफ द उत्तराखंड, तो ऐसे केस में आपने 2003 के बाद और 2012 से पहले आपने ये कोई पर्टिकुलर जो एंटरप्राइज है वो स्टैब्लिश करी होनी चाहिए, ओके। कितना मिलेगा डिडक्शन, डिडक्शन मिलेगा पहले तो 5 साल जो होता है उसमें तो 100% मिलेगा, कंपनीज के केस में 30% और अदर एसएससी केस में 25%, वो वही फूड ग्रेन वाला केस हो रहा है जो हम लोगों ने फूड ग्रेन का नहीं निकाला था अभी, कि अगर मान लीजिए कि पीरियड ऑफ डिडक्शन फूड ग्रेन के केस में क्या हो रहा है वो सारी चीजें, ओके। सो डू रिमेंबर ऑल दिस, हैंडलिंग स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन, ओके, इंटीग्रेटेड बिजनेस फॉर हैंडलिंग स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन, ओके। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में भी कुछ आपको डिडक्शन मिलते हैं, ओके। तो ये आपका सेक्शन आईसी में भी आपको जो मिलेंगे, कौन कौन से हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सारे आ रहे हैं एक्चुअली, कोई भी स्टेट, 7 सिस्टर्स का कोई भी स्टेट बचा नहीं है। फ्री ट्रेड जोन में आपको बता चुकी हूँ, ओके। इसमें आई डोंट थिंक मुझे कुछ भी प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी बताने की जरूरत है, और डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम डिस्कस करने के बारे में बात करें, students have to stay on the query. Okay, I will leave it because it is not that I don't think it's इतना important है, तो just leave it, okay? Not at all important. अगर आप चाहें तो आप read कर सकते हैं, it's your opinion.
इस पर रख देंगे, इस पर। तो देखिए प्रोविजन हमने अब पहले ही पढ़ लिए है ना। और जब हमने प्रोविजन ऑलरेडी पढ़ लिए हैं तो हमें नहीं लगता कि अगर कोई ऐसे थ्योरी में प्रॉब्लम आ गई तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो हैव कॉन्फिडेंस, आप कर लेंगे। ओके, अभी आगे बात करते हैं। जो टैक्स प्लानिंग प्रोविजन जो होते हैं वो एटीआईए के केस में, एटीआईए हमने बोला था ना, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के बारे में हो रहा है, डेवलप कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। ओके, डेवलपिंग, ऑपरेटिंग और मेंटेनिंग एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फुलफिल्स फॉलोइंग कंडीशन, है ना। आपने ओन बाय द कंपनी और कंसोर्टियम ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, अथॉरिटी और बोर्ड और द कॉर्पोरेशन, कोई अथॉरिटी है उसके अंडर में आपके वो, और स्टैब्लिश कंस्टिट्यूटेड इन द सेंट्रल स्टेट्स और स्टेट्स है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या है कि जो मतलब ऑन और आफ्टर होना चाहिए 1995, याद रखिएगा। enters into agreement with the central state government or local authority, any statutory body for development, maintenance and operation of the new infrastructure facility। यानी कि डेवलपमेंट आपको याद रखना है, डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? डेवलपमेंट ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा और इसमें आपकी काफी ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड भी लगेगा। अब देखिए जो पढ़ा हमने उसी के बारे में बात करें कि टोटल सेल क्या थी। टोटल सेल 1 करोड़ रुपीज है ना। डोमेस्टिक सेल क्या है? 5 लाख रुपीज है। ओके, और डोमेस्टिक सेल 5 लाख रुपीज है और रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉर 70 लाख रुपीज है। ओके, और प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 20 लाख रुपीज। तो क्या होगा हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस हुआ है 20 लाख इंटू एक्सपोर्ट ओरिएंट, जो ईटीओ है ये है 70 लाख, और जो टोटल है वो कितना है? 1 करोड़। तो 14 लाख एज अ डिडक्शन मिल जाएगा, है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, समझ में आ गया होगा, नो प्रॉब्लम विद दिस। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है भगवान करे 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपने 4 मार्क्स पक्के, है ना। तो चलिए फिलहाल 6 चैप्टर में मैंने बहुत सारी चीजें, जो फर्स्ट अपना वीडियो डाला था उसमें 6 चैप्टर की काफी सारी चीजें मैंने ली थी कि हाउस प्रॉपर्टी, और इसमें काफी सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल इनकम में क्या केस हो रहा है और एनुअल इनकम कैसे निकालते हैं, और ये डिडक्शन जो थी, जो प्रॉफिट एंड गेन्स की डिडक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप जस्ट बिफोर एग्जाम एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके, क्योंकि 37 का लीगल एक्सपेंस का होता है, उसमें 5 एक्सपेंस होते हैं कि आपने कोई मतलब रेगुलर लीगल एक्सपेंस है, आपने कोई आपने अलग होना है किसी टाइम पे, आपने कोई बिजनेस लाइबिलिटी को हटाना है, कुछ एडवांटेजेस ट्रेडिंग सॉरी डिसएडवांटेजेस ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, टाइटल ऑफ दिस एसेट, ठीक है, डिफेंड करना है टाइटल ऑफ दिस एसेट, तो वो सारी चीजें हो गई। फिर जनरल डिडक्शन की बात होती है, फिर एक्सप्रेसली डिसअलाउड डिडक्शन की बात होती है, और अदर डिडक्शन कौन कौन सी होती हैं कि आपने मतलब प्रीमियम पेड किया हुआ है चेक का, हेल्थ इंश्योरेंस का, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक्स, ये सारी चीजें। और ये मतलब ये सब मैंने ऐसे लिखा था कि 36 का अपना सत्ताईस की जगह रखी है, तो ये सब मतलब मैंने ऐसे बनाया हुआ था पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। और मैंने इसके 35 नंबर क्वेश्चन तक सारी चीज़ें करा दी थी, और दैट इज़ वाई आई एम जस्ट लीविंग इट। आप जो फर्स्ट जो मैराथन लेक्चर है उसी में मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, तो आप उसको प्लीज़ विजिट करके आप कंप्लीट कर लीजिए। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या है कि आपका करंट ईयर में वो अब जो डेप्रिसिएशन है वो उसको आप सेट ऑफ नहीं कर पाए हैं, सेट ऑफ नहीं कर पाए हैं तो आप क्या करोगे? अगर उस इनकम से, हेड की इनकम से नहीं कर पाए तो दूसरी हेड की इनकम से करेंगे। अगर मान लीजिए कि फिर भी बच जाता है तो फिर आप दूसरे पहले तो आप उसी हेड की इनकम से करेंगे, अगर नहीं बच जाता है तो दूसरे हेड की इनकम से करेंगे, अगर नहीं हो जाता तो फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगर कैरी फॉरवर्ड से नहीं हो पाता है कोई अनलिमिटेड टाइम तक कर सकते हैं, है ना। वही सारी चीजें हैं कि आप अदर उसमें कर सकते हैं, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रिमेन्स बैलेंस सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम ऑफ द एसेट्स, और कैरी फॉरवर्ड इंडेफिनिटली, अगर फिर भी अनअब्जॉर्ब है तो फिर कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। पीजीबीपी में जो भी होगा वो पीजीबीपी में सेट ऑफ करना है। फिर हमने कहाँ पर थे? हम पेज में क्वेश्चन नंबर 30 अराउंड ओके 35। हाँ, डी मर्जर, और इसमें अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47 डी मर्जर और इसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर,
because 40 minutes are already going to be done. So let's take a kind of simple small break. Let's pause here, or we'll be back soon, just within few moments. कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सारी चीजें दोबारा से बता पाऊँ. ओके, आई होप कि मतलब आई एम रियली सॉरी कि मैंने देखा नहीं, इसमें म्यूट था और देयर वाज सम इशू. आई डिड नॉट इवन गेट टू नो अबाउट इट. तो ओके, बाय द वे अभी तो फिलहाल मुझे आई विल हैव टू देन स्टॉप इट बिकॉज इतना सारा आपको लॉस हो गया होगा. ओके, लेट मी चेक एट लीस्ट. अभी तक आपने इतना स्लो में दिखा दिया. लेट मी चेक इट. ओके, बाय द वे सी यू वेरी सून. और हम देखेंगे जहाँ से भी छूटा हुआ है हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और करते हैं कंप्लीट करने की कोशिश फॉर श्योर. और और रियली सॉरी